दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो कहानी है बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर और ट्रांसलेशन का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एप्पल ट्री। क्या मतलब हुआ? द एप्पल ट्री मतलब कि सेब का पेड़। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज आ ह्यूज एप्पल ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं, तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। लॉन्ग टाइम अगो मतलब कि बहुत समय पहले। देयर वॉज आ ह्यूज एप्पल ट्री। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल, एक एडजेक्टिव है। क्या मतलब हुआ कि बहुत समय पहले देयर वॉज ए ह्यूज एप्पल ट्री, एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। आ लिटिल बॉय लव्ड टू कम एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनेट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अ लिटिल बॉय लव्ड टू कम मतलब कि एक जो छोटा एक लड़का था, लव टू कम, उसे आना पसंद था। एंड प्ले और खेलना, अराउंड इट उसके पास, अराउंड मतलब उसके पास, आसपास, एवरीडे हर रोज। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ लिटिल बॉय लव्ड टू कम एंड प्ले अराउंड इट एवरीडे मतलब एक छोटा लड़का जो पसंद किया करता था वहां पर आना और उसके आसपास खेलना हर रोज। चलिए आगे देखिए। He climbed to the tree top। दोस्तों क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ने को क्लाइंब कहा जाता है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्लाइंब्ड। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है क्लाइंब्ड। क्या मतलब हुआ? ही क्लाइंब्ड मतलब वो चढ़ जाता। टू द ट्री टॉप, ट्री टॉप मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। एट द एप्पल्स और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। एट द एप्पल्स मतलब सेब खाता। एंड टुक अ नैप, नैप का मतलब होता है छोटी नींद। और एंड टुक ए नैप और वो वहाँ नींद लेता। अंडर द शेडो, शेडो मतलब छाया, उसके अंडर द शेडो मतलब कि छाया के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही क्लाइम्ड टू द ट्री टॉप, एट द एप्पल्स एंड टुक अ नैप अंडर द शेडो मतलब कि वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, सेब खाता और जो उसकी जो छाया थी अंडर द शेडो वहां पर वो नींद लेता। ही लव्ड द ट्री एंड द ट्री लव्ड टू प्ले विद हिम। क्या मतलब हुआ? ही लव्ड द ट्री, वह पेड़ को पसंद करता था। कैसा? वह पेड़ को प्यार करता था। एंड द ट्री लव्ड टू प्ले विद हिम और जो पेड़ था उसे भी उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। लव का मतलब होता है किसी से, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम करना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, उसे भी लव कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही लव्ड द ट्री, उसे पेड़ से प्यार था या उसे वो पेड़ अच्छा लगता था। एंड द ट्री लव टू प्ले विद हिम और वो जो पेड़ था उसे उस बच्चे के साथ, उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। चलिए आगे देखिए। एज टाइम वेंट बाय, ये दोस्तों ये गो बाय की सेकंड फॉर्म है वेंट बाय, जिसका मतलब होता है समय का गुजरना। एज टाइम वेंट बाय जैसे समय गुजरा। द लिटिल बॉय ग्रू अप और ये ग्रो अप की सेकंड फॉर्म है। ग्रो अप का मतलब होता है बढ़ना, आयु में वृद्धि होने के लिए ग्रो अप का यूज किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एज टाइम वेंट बाय जैसे कि समय गुजरा। द लिटिल बॉय ग्रू अप जो छोटा लड़का था वो बड़ा हो गया। एंड इसलिए ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे, इसलिए वो हर रोज अब और मतलब ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे, अब वो हर रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलता था। वन डे एक दिन
द बॉय केम बैक टू द ट्री एंड ही लुक्ड सैड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, वन डे एक दिन, द बॉय केम लड़का आया, केम बैक मतलब लड़का वापस आया, टू द ट्री पेड़ के पास, एंड ही लुक्ड सैड और वो उदास लगा या उदास दिखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो लड़का था वो पेड़ के पास वापस आया और वो उदास लगा। कम एंड प्ले विद मी, द ट्री सैड टू द बॉय। दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, कम एंड प्ले द बॉय, आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, हमें कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों इस तरह का जो वाक्य होता है जहाँ पर हम किसी को डायरेक्ट कुछ करने को कहते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है, इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप किसी को किसी तरह का कोई आदेश देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो इंपेरेटिव वाक्य कहा जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पर कभी भी किसी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कम एंड प्ले विद मी मतलब आओ और मेरे साथ खेलो। द ट्री सैड टू द बॉय, पेड़ ने लड़के से कहा। चलिए आगे देखिए। I am no longer a kid who plays around trees। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो who है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। तो क्या मतलब हुआ, I am no longer a kid, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। who plays around trees मतलब कि जो पेड़ के आसपास खेलता है। The boy replied, लड़के ने जवाब दिया। and continued और उसने जारी रखा, ये सेकंड फॉर्म में एंड कंटिन्यू और उसने जारी रखा। आई वॉन्ट टॉयज, क्या मतलब हुआ दोस्तों, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। आई वॉन्ट टॉयज मतलब कि मुझे खिलौने चाहिए। आई नीड मनी टू बाय देम। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। जो नीड है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ज़रूरत होना, और बाय भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खरीदना। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो उसके अंदर जो मुख्य वर्ब है मतलब कि प्राइमरी वर्ब उसको पहले मेंशन किया जाता है, और जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले आपको टू लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लें। तो क्या मतलब हुआ, आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए, और ये जो देम है वो उस खिलौनों के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप इस चीज़ का मतलब समझ गए होंगे। उस बच्चे ने उस पेड़ को क्या जवाब दिया, उस पेड़ ने उस बच्चे से बोला कि आओ मेरे साथ खेलो, तो उसने क्या कहा कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो पेड़ के आसपास खेले, और उसने क्या कहा कि आई वॉन्ट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। आई नीड मनी टू बाय देम, और मुझे पैसों की ज़रूरत है टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए। चलिए आगे देखिए। आई डोंट हैव मनी। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, आप इसका जो स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर सकते हैं। ये पजेसिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है या नहीं है, तो वहां पर उस तरह का जो वाक्य है उसको पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है, और ये पजेसिव का नेगेटिव है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको डू सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको हमेशा ही हैव का प्रयोग करना है। और यदि आपका सिंगुलर आई वी यू दे या प्लूरल होगा तो डोंट का यूज किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही शी या सिंगुलर होगा तो वहां पर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आई के अकॉर्डिंगली डोंट का यूज किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, आई डोंट हैव मनी मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों इससे ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर लीजिए। ये है हमारा पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। सैड द ट्री, सैड द मेरे पास पैसे नहीं है। सैड द ट्री, ट्री ने कहा, बट लेकिन सैड द ट्री, पेड़ ने कहा, बट लेकिन यू कैन सेल ऑल माई एप्पल्स एंड मेक मनी। क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों यहाँ तक आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। जब उस लड़के ने बोला कि मेरे को मतलब मुझे खिलौने चाहिए और मुझे पैसों की ज़रूरत मतलब मेरे को पैसों की ज़रूरत है उनको खरीदने के लिए, तो पेड़ ने क्या जवाब दिया, आई डोंट हैव मनी मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। सेड द ट्री, उस पेड़ ने कहा, बट लेकिन यू कैन सेल, यू कैन सेल, और SELL सेल मतलब होता है बेचना, बट यू कैन सेल लेकिन आप बेच सकते हो ऑल माई एप्पल्स मेरे सारे सेब, एंड मेक मनी और पैसे बना सकते हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बट यू कैन सेल ऑल माई एप्पल्स एंड मेक मनी, लेकिन आप मेरे सारे सेब बेच सकते हो और पैसे बना सकते हो। तो ऐसा उस पेड़ ने उस बच्चे से कहा। चलिए आगे देखिए।
द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और ये जो एक्साइटेड है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्साहित। तो क्या मतलब हुआ? द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड, जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। फीलिंग हैप्पी मतलब खुश होकर। ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड लेफ्ट। और ग्रैब का मतलब होता है झपट लेना, जल्दी से किसी चीज़ को ले लेना, उसे ग्रैब कहा जाता है। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है ग्रैब, GRAB, और सेकंड फॉर्म में ग्रैब्ड हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड, जो लड़का था बहुत उत्साहित था। फीलिंग हैप्पी मतलब खुश होते हुए। ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से सारे एप्पल्स मतलब सारे सेबों को झपट लिया, ले लिया। एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से निकल गया। और ये लीव की सेकंड फॉर्म, एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से चला गया, कह सकते हैं वहाँ से वो निकल गया। चलिए आगे देखिए। When the boy did not come back, the tree became sad। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है when the boy did not come back, ये यहाँ तक ये जो हमारा वाक्य है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव के लिए आपको डिड नॉट का प्रयोग करना होता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। कम मतलब आना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन द बॉय डिड नॉट कम बैक मतलब जब लड़का वापस नहीं आया। द ट्री बिकेम सैड, जो पेड़ था क्या हुआ? और ये बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम सैड। इसका बिकम सैड मतलब होता है उदास होना, बिकेम सैड मतलब द ट्री बिकेम सैड, पेड़ उदास हो गया। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब वो लड़का था वो वापस नहीं आया, जो पेड़ था वो उदास हो गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत समय के बाद। बहुत समय के बाद द बॉय रिटर्न्ड, जो लड़का था वो लौटा। द ट्री वॉज एक्साइटेड एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले। क्या मतलब हुआ? द ट्री वॉज एक्साइटेड, जो पेड़ था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था, एक्साइटेड था। एंड आस्क्ड, और उसने कहा। दोस्तों ये जो आस्क वर्ड है इसे अक्सर आपने सुना होगा। आमतौर पर आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन आस्क का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता है। आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? द ट्री वॉज एक्साइटेड, पेड़ जो था वो उत्साहित था, एक्साइटेड था। एंड आस्क्ड द बॉय, और उसने लड़के को कहा टू प्ले। क्या मतलब हुआ कि जो पेड़ था वो उत्साहित था और उसने लड़के को खेलने को कहा। द बॉय रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज करने का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। द बॉय रिफ्यूज्ड, जो लड़का था उसने मना कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, ये मैंने ऊपर भी आपको समझाया था, ये हमारा पजेसिव का ही नेगेटिव का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है टू प्ले, खेलने का। तो पूरा मतलब क्या हुआ इस लाइन का? द बॉय रिफ्यूज्ड मतलब जो लड़का था उसने इनकार कर दिया, ये कहते हुए। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले मतलब कि मेरे पास समय नहीं है खेलने का। आई हैव टू मेक अ होम, मुझे एक घर बनाना है। फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? चलिए आगे देखिए। ऑफ कोर्स यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस। क्या मतलब हुआ? ऑफ कोर्स मतलब कि हाँ ज़रूर। यू कैन चॉप ऑफ, चॉप ऑफ का मतलब है काट देना। यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, और ब्रांचेस मतलब कि टहनियाँ। तो क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है ज़रूर। यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, आप मेरी जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, उनको काट सकते हो। टू बिल्ड योर हाउस, अपना घर बनाने के लिए। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया। सो द बॉय कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली। क्या मतलब हुआ? सो इसलिए द बॉय कट, जो लड़का था उसने काट दी। ऑल द ब्रांचेस, सारी टहनियों को उसने काट दिया। ऑफ द ट्री, पेड़ की। एंड लेफ्ट हैप्पीली, और हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से, और वो खुशी से चला गया। लीव की सेकंड में लेफ्ट, चला गया। When the boy did not come back, the tree was sad once again. क्या मतलब हुआ? When the boy did not come back, जब लड़का वापस नहीं आया। The tree was sad, जो पेड़ था वो उदास था। Once again, फिर एक बार वो उदास था। चलिए आगे देखिए। One hot summer day,
द बॉय रिटर्न। क्या मतलब हुआ? समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु का समय, गर्मियों का समय। तो क्या मतलब हुआ? वन हॉट समर डे, एक गर्मी मतलब एक ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन। द बॉय रिटर्न, जो लड़का था वो वापस लौटा। द ट्री वॉज डिलाइटेड एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले। क्या मतलब हुआ? डिलाइटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। तो क्या मतलब हुआ कि द ट्री वॉज डिलाइटेड, जो पेड़ था वो खुश था। एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, और उसने लड़के को खेलने को कहा। बट लेकिन द बॉय रिप्लाइड, लेकिन लड़के ने जवाब दिया, आई एम सैड, कि मैं उदास हूँ। एंड गेटिंग ओल्ड, दोस्तों गेटिंग ओल्ड का मतलब है बूढ़ा होना। और क्या मतलब हुआ इस लाइन का? और ये जो हमारा ओल्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये सपोर्टिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है गेटिंग को। तो क्या मतलब हुआ? आई एम सैड, कि मैं उदास हूँ। एंड गेटिंग ओल्ड, और बूढ़ा हो रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ। सेलिंग का मतलब होता है नाव चलाना, नाव खेलना। तो क्या मतलब हुआ? आई वॉन्ट टू गो सेलिंग, मतलब कि मैं नाव चलाना चाहता हूँ, नाव खेलना चाहता हूँ। टू रिलैक्स माई सेल्फ, अपने आप को आराम देने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या आप मुझे एक नाव दे सकते हो। यूज माई ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना। तो क्या मतलब यूज माई ट्रंक, मतलब कि मेरे तने का इस्तेमाल करो। टू बिल्ड योर बोट, अपनी बोट को, अपनी नाव को बनाने के लिए। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया। सो द बॉय कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट। क्या मतलब हुआ? सो इसलिए द बॉय कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट, जो लड़का था उसने पेड़ के तने को काट दिया टू मेक ए बोट, एक नाव बनाने के लिए। He went sailing and did not show up for a long time. show up का मतलब होता है दिखाई पड़ना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? He went sailing, मतलब वो नाव चलाने के लिए, नाव खेलने के लिए चला गया। and did not show up for a long time, और वो काफ़ी समय तक दिखाई नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर मैनी ईयर्स, मतलब कि कई सालों के बाद। when the boy returned, मतलब जब लड़का वापस लौटा। द ट्री सैड विद टीयर्स, क्या मतलब हुआ? तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर मैनी ईयर्स व्हेन द बॉय रिटर्न, मतलब जब कई सालों के बाद जब लड़का वापस लौटा। द ट्री सैड विद टीयर्स, मतलब कि पेड़ ने कहा, विद टीयर्स मतलब आंसुओं के साथ। माई डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ये भी हमारा पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फॉर यू, आपके लिए। एनी मोर, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? माई डियर बॉय, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर, मतलब अब मेरे पास मेरे प्यारे लड़के, अब मेरे पास आपके लिए और कुछ नहीं है। नो मोर एप्पल्स फॉर यू टू ईट, मतलब कि और ज़्यादा सेब नहीं है आपके लिए टू ईट, खाने के लिए। एंड नो मोर ट्रंक फॉर यू, और नो मोर ट्रंक, और मतलब अब कोई तना भी नहीं है टू क्लाइंब ऑन, उस पर चढ़ने के लिए। द ओनली थिंग लेफ्ट, जो मतलब कि सिर्फ एक बाकी बची हुई चीज़ है। इज़ माई डाइंग रूट्स, वो क्या है? वो माई डाइंग रूट्स मतलब मेरी मरती हुई जड़ें। रूट्स का मतलब जड़ें। तो उसने क्या जवाब दिया कि अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास सेब भी नहीं है कि आप खा सको, मेरे पास मेरा तना भी नहीं है कि आप उस पर चढ़ पाओ। जो सिर्फ मेरे पास एक चीज़ बची है वो क्या है? माई डाइंग रूट्स, मतलब मेरी मरती हुई जड़ें। चलिए आगे देखिए। आई एम टू ओल्ड टू क्लाइंब अ ट्रंक एंड आई डोंट हैव टीथ टू बाइट, क्या मतलब हुआ? उस लड़के ने क्या जवाब दिया? आई एम टू ओल्ड टू क्लाइंब अ ट्रंक, मतलब एक ट्रंक पर, मतलब एक तने पर चढ़ने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। एंड आई डोंट हैव टीथ टू बाइट, और मेरे पास दांत नहीं है टू बाइट, काटने के लिए। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। और दोस्तों टायर्ड भी एक एडजेक्टिव है। क्या मतलब हुआ? आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड मतलब मैं थका हुआ हूँ। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, मतलब इतने सालों के अंदर या इतने सालों में। ऑल आई नीड, मतलब ऑल आई नीड नाउ, मतलब जो अब मुझे चाहिए। इज जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, वो सिर्फ क्या है? इज जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, वो सिर्फ एक जगह चाहिए। जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। गुड, ठीक है। एन ओल्ड ट्री इज द बेस्ट
प्लेस टू लीन ऑन एंड टेक रेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, LEAN। लीन का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेकर टिकना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, गुड, ठीक है। एन ओल्ड ट्री रूट मतलब एक पुराने पेड़ की जो जड़ होती है, इज द बेस्ट, वो सब इज द बेस्ट प्लेस, वो सबसे अच्छा स्थान होता है टू लीन ऑन मतलब टिकने के लिए या उसका सहारा लेकर टिकने के लिए, ऑन टेक रेस्ट मतलब कि आराम करने के लिए। कम आओ, कम सिट डाउन आओ नीचे बैठो, विद मी मेरे साथ, एंड रेस्ट और आराम करो। सेट द ट्री पेड़ ने कहा, द बॉय सेट डाउन और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, द बॉय सेट डाउन द बॉय सेट डाउन लड़का नीचे बैठ गया, एंड द ट्री वॉज ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, एडजेक्टिव है ये भी, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द बॉय सेट डाउन लड़का नीचे बैठ गया, एंड द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड विद टीयर्स और वो जो पेड़ था वो बहुत ज्यादा खुश था, एंड स्माइल्ड विद टीयर्स और वो आंसुओं के साथ मुस्कुराया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। वाइजली सैड मतलब कि ये कहा गया है बड़ी समझदारी से, दोज हु लव यू विल ऑलवेज बी देयर एंड गिव एवरीथिंग दे कैन टू मेक यू हैप्पी। क्या मतलब वो, दोज हु लव यू मतलब वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, विल ऑलवेज बी देयर वो आपके लिए हमेशा वहाँ होंगे, एंड गिव एवरीथिंग आपको सब कुछ देने के लिए, दे कैन टू जो वो कर सकते हैं, टू मेक यू हैप्पी तो आपको खुश करने के लिए। तो दोस्तों ये जो आज की एक कहानी है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कहानी नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख है, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है और उस पेड़ की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपकी, मेरी और हम सबकी कहानी है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार हम लोग अपने माँ बाप से कई बार दूर चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और जब हम थक हार जाते हैं, पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, उसके बाद भी हम उन्हीं माँ बाप के पास वापस जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो सबसे ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, और उसके बाद भी जो हमें सुकून मिलेगा वो उन्हीं के पास हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और ये कहानी मुझे भी बहुत इमोशनल करने वाली कहानी लगी, तो आज मैं इस कहानी को आपके लिए लेकर आया। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो और यदि आपको कहानी में जो भी चीज़ अच्छी लगी हो, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।